पहले हमारी बात समझो, उसके बाद पहले परिभाषा पर लिखल है। परिभाषा वाक्य किसे कहते हैं? विचार को पूर्णतः से प्रकट करने वाली एक क्रिया के युक्त पद समूह वाक्य कहते हैं। ठीक ना? तो एक है मैं अब बताते में है आगे लिख ले, लेकिन हम समझाते हैं पीछे वाला क्लास में या छोटे बच्चों के लिए कि वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक ना? शब्द जैसे देखो कमल, खेलना, ठीक ना, राज, खेलना, इस सबको अगर अच्छा से कर देंगे तो कह देंगे कि राज खेल रहा है, वाक्य बन ना गया। इसमें शब्द है ना, राज है, खेलना है, रहा रही लगा दिए तो इसे वो पूरा वाक्य बन गया है। तो ये सार्थक शब्द बन गया है। तो राज खेल रहा है, अमन लिख रहा है, सर्वेश मार खाएगा, तो ये सब क्या लिख रहा है रे तू? इधर ध्यान दो, किताब निकालो। हाँ तो वही कर, और सर्वेश मार खाएगा। ठीक, तो सर्वेश ध्यान दो तो रहेगा वाक्य। तो ये अर्थ है आई में कैसे है पूर्ण। अब आगे लिखल वाक्य सार्थक शब्दों को सुव्यवस्थित रूप है और वाक्य का सार्थक पद समूह है जिसे लेखक लिखकर और वक्ता बोलकर अपने भाव विचार पाठ को सोचता है और श्रोता तक पहुंचाता है। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, इनमें रमेश एगो शब्द है। ठीक, और शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। पहले शब्द वाला चैप्टर पढ़े हुए है ना, तो देखो रमेश र म स सब मिला करके रमेश बन गया है। और फिर रमेश एगो शब्द है, पढ़ता एगो शब्द है, और पुस्तक एगो शब्द है, या है एगो शब्द है, सब मिला करके एक जगह कर दिया है, सार्थक बना दिया है। तो कोई स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थ निकल ना रहा है। और यही उल्टा पुल्टा कह देते राम पढ़ता है, खत्म, तो ये तो बन ही गया। राम र द ख करता है, तो पता नहीं चलता है कि क्या करता है से, या एन्यो ने कर देते हैं, तो अच्छा नहीं बनेगा। पहले एकरे बनाएंगे लेकिन अच्छा है। राम है पढ़ता जैसा, ठीक ना, तो ये सही नहीं ना, सार्थक नहीं हुआ, शुद्ध अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वाक्य भी नहीं बना है। तो यही बात कि उसको जब व्यवस्थित सुव्यवस्थित कर देंगे और हमको कुछ बताना है तो हम बोल कर बता रहे हैं, तो कुछ वाक्य बोल रहे हैं, बार बार वाक्य बन रहा है। ठीक ना, एगो शब्द के, तो यही वाक्य है। इस वाक्य में कहने वाला का सारांश अभिप्राय सुनने वाले की समझ से पूरी तरह आ जाता है। इसमें एक कर्ता रहेगा, एक कर्म रहेगा, एगो क्रिया रहेगा, ये तीन पद है। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है तो एक वाक्य बोला है, इतना बोलने पर कोई समझ जाएगा कि सर्वेश उधर देख रहा है। ठीक, तो तू देख कहाँ रहा है, डंडा निकाले लाओ तो रुद। तो इस तरह से जैसे कोई वाक हो रहा है, अब इसका कोई अर्थ अगर सही निकल आता है, इनमें कुछ ना कुछ रहेगा। अभी जी हम बोले रमेश पुस्तक पढ़ता है, इनमें तीन गो पद है। कौन कौन पद? एगो पहले कर्ता है, इनमें कर्ता कौन है पता चल गया? जेका पर फल पड़े तो रमेश करता हुआ, इसी को अंग्रेजी ट्रांसलेशन में हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट यही है। विशेषण हो गया। कौन विशेषण है? विशेषण नहीं है, तो यही रमेश क्रिया है, या यही रमेश संज्ञा भी है। ठीक, अब आगे है पुस्तक पढ़ता है, तो ये में जे पुस्तक है ये क्या है? संज्ञा है पुस्तक, और ओकरो में कर्म किस पर पढ़ रहा है? तो पुस्तक हो गया। पढ़ता है ये क्या है? कोई काम कर रहा है, तो ये क्रिया है। है से सहायक क्रिया है, और पढ़ता है से मुख्य क्रिया है। इस तरह से में ये तीन गो पद बना है। तो कि करता है, उसके बाद में कर्म है, और उसके बाद क्रिया है। तो रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश करता है, पुस्तक है ये कर्म पढ़ रहा है, और पढ़ता है से क्रिया कर रहा है। तो ये तीन पद है। अतः यह वाक्य स्पष्ट है और सार्थक है, पूर्ण भी है। पूर्ण का मतलब अगर है हटा देंगे ना तो ये अपूर्ण में आ जाता है कि पूरा शब्द अभी नहीं हुआ, तो इसीलिए लोग है लगाता है, था लगाता है। ठीक, तो वाक्य समझ गया। आप चलिए देखते हैं वाक्य अंग। हर वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग? दो। आगे पढ़ेंगे हम सब, लेकिन अभी जैसे जैसे आता है सब देख लेते हैं। दो अंग है, एक उद्देश्य अंग, एगो विधेय अंग। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य से कहा जाता है। समझ गया? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष जो हम लोग पढ़े हैं, यही पाठ की तरह है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश के बारे में कहा गया है, अतः सुरेश यहाँ उद्देश्य है। ठीक ना, यही करता है, खत्म। उद्देश्य के रूप, वाक्यों में उद्देश्य भिन्न भिन्न रूपों में आता है। जैसे संज्ञा के रूप में यहाँ की गणेश गाता है, तो यहाँ गणेश है, ये उद्देश्य है। सर्वनाम के रूप में आएगा मैं पढ़ता हूं, तो यहाँ मैं है से है उद्देश्य। विशेषण, गरीब को कौन पूछता है, तो गरीब विशेषण है, तो यहाँ उद्देश्य। क्रियार्थ, जो कृदंत संज्ञा, हंसना जरूरी है, तो ये हंसना है, ये क्रिया है, तो क्रिया के रूप में आया है, तो ये
उद्देश्य शब्द क्या सर? क्या? MK है, सब खाली है। हाँ यहीं से। बहुत भारी है। नहीं तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, आगे बहुत हल्का हल्का आएगा, इन्हें पहली से दे दिया, ध्यान से सुनो, पर्यायवाची सब तो आगे आएगा। हाँ अब मेन टॉपिक समाज तक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, ओकरा बाद आप बहुत हल्का आता है, थोड़ा समझ में कम आ रहा है, इसीलिए तुम पहली बार शायद पढ़ रहा है ना, उसे कई बार पढ़ा होगा, इसीलिए आप बस मेन टॉपिक हुई थी, एक बाद देखना है टॉपिक है, एक बाद बहुत हल्का, ओकरा बाद लिंग वचन वाला होइए गया है, आ एगो बस पर्यायवाची, इसी तरह टाइम पास में बहुत कम पढ़ाएंगे, बहुत कम क्वेश्चन। हाँ पर्यायवाची रखे रहो, तो ज़्यादा नहीं है, बस यही तनका सा नहीं है। आगे देखो, आप विधेय किसे कहते हैं? चौकी हिल रहा है की दिक्कत। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में सुरेश उद्देश्य है के बारे में कहा गया कि वो पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक आया है तो सुरेश क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो ये विधेय हुआ, ठीक ना। जो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, सकर्मक कारक, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जिसमें पता चलता है कि कौन काम करता है, इसी तरह में पुस्तक पढ़ता है। आगे देखो, उद्धेय और विषय का विस्तार, तो इतना जरूरी नहीं, इसको छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण जल्दी, वाक्य खंड ये तनका से नहीं पढ़ लेते। देखो वाक्यांश और वाक्य खंड में अंतर। वाक्यांश किसे कहते हैं? वाक्य का वह पूर्ण अंश वाक्यांश कहते हैं, कहलाता है जिसका संबंध उस वाक्य क्रिया से नहीं होता है। जैसे भोजन करने के बाद मैंने फल खाया, इस वाक्य में भोजन करने के बाद मूल वाक्य का वाक्यांश है, मिश्र और संयुक्त वाक्यों का वाक्यांश अधिक है। भोजन खाने का है कि वाक्य का पूर्ण अंश वाक्यांश कहलाता है जिसका संबंध उस वाक्य क्रिया से नहीं होता है। जैसे भोजन करने के बाद मैंने फल खाया, एगो लाइन अलग हो गया, भोजन खाने के बाद एक संबंध भी था, उससे कोई फल नहीं पड़ा, बस खत्म। और वाक्य की संरचना, यहाँ देखो तनका ई मेन आएगा, उस सबको छोड़कर बढ़ रही हैं। वाक्य के संरचना या स्वरूप के दृष्टि से 3 प्रकार है। कितने प्रकार? 3। उससे पहले 2 था, अब वाक्य के संरचना के आधार पर कितने प्रकार? 3। कौन कौन? साधारण या सरल वाक्य, एगो मिश्र वाक्य रहेगा, एक संयुक्त वाक्य रहेगा, ठीक ना। तीनों के नाम पता चल गया। ध्यान से देखो, सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। रॉबिन्स, साधारण वाक्य किसे कहते हैं? देखो उसको लग रहा है कि अभी तो पढ़ाई भी नहीं किए हैं, पढ़ाए तो बताओ जल्दी से। आप देखा अभी तुरंत के बोला तो उसका ध्यान कहीं और था, मतलब हम समझ रहे थे को तो ढिपाइल है, तो तुम्हारा ध्यान ढिपाइल है, जल्दी से बता। अभी हम बोले साधारण वाक्य किसे कहते हैं? वीर तुम बताओ। कहता है समझ में नहीं आएगा, बहुत हार्ड है, अंतिम में चेक बना कर रखो, जल्दी बताओ साधारण वाक्य। हाँ आगे रुक जाओ, खत्म करेंगे सब के तब पीटेंगे, पूछेंगे। अब भाई बताओ साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है। बहुत है, देखो देख करके बताया ना नीचे अपनी, तो ध्यान से देखा जाओ, बीच में पूछेंगे नहीं बताएगा तो ध्यान नहीं है, इसका मतलब। तो साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे बिजली चमकती है, इसमें एक ही क्रिया है, चमकना, ठीक ना। पानी बरसता है, इसमें एक ही क्रिया है, बरसना, ठीक ना। तो ये सब साधारण वाक्य है, बरसता है, ठीक। हर जगह देखिए कान दोनों में फूक फूक कर रहा है। हिलो नहीं तुम, नहीं चेहरा हिला। अगला देखो मिश्र वाक्य। तब मिश्र वाक्य, मिश्र में मतलब ये होता है जो मिश्रण रहेगा, यानी कि एक दो चीज मिलल रहेगा। तब मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण एवं सरल वाक्य हो और उन्हें मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे में देखो ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा। इसमें देखो दुद्दू का क्रिया है, जानता है से, काम नहीं होगा से, ये सब, तो ये सब मिश्र वाक्य है, समझना गया। जैसे सर बालू लाने दिया, हम इसको गुस्सा बढ़ा के बोरे बिक दिए। कितना इसमें देखा में कितना क्रिया आ गया कि बोरा बिक दिया, गया लाने, तो ये सब मिश्रों से जटिल वाला है। आगे बढ़ो, तो देखो समझ गया। उसी तरह अब संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल योजक और अथवा आदि लिखल रहे। कोई ऐसा शब्द बोलते हैं ना में लिखा आता है, अथवा लिखल रहेगा और लिखल रहेगा, तो ये सब संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है, उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है। अब कोई ऐसा चीज है जो मन से दुखी है लेकिन बाहरी मन से वो हंस रहा है, तो यही ना, उसकी आंखें हंसती है। पढ़ते पढ़ते कहाँ ध्यान रहता है? तो हम समझ गए, कुछ नहीं कहा, कॉलम होने के लड़का पढ़े पर ध्यान, हम फिर
पौधे पर तो पहले है पौधे नहीं देता है। वो लड़का ध्यान देकर अपना पौधे पर लगा कलम कॉपी हाँ होगा वो हम देख रहे कॉपी पर देख रहा है कखनी से आई वो पीछे तो कखनी से कर हम देख रहे कि कुछ तो ही कर रहा है। आगे देखो तो जिसका उसकी आंखें हंसती है किंतु उसका हृदय रोता है। अगला है मैं आया और वह गया तो में और सब जोड़ दिया है तो ये संयुक्त वाक्य में आ गया। अगला देखो खत्म हो गया 3 गो। आप देखो अर्थ के दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हाँ यही समझ। अगला देखो एगो के नाम है विधाय वाचक वाक मैं खा चुका हूँ ऐसा एग्जाम्पल रहेगा। निषेध वाचक है मैं आज नहीं पढ़ूंगा। निषेध का मतलब ये होता है कोई चीज मना करना ठीक ना। जैसे लिखा रहेगा धूम्रपान निषेध देखा है ना बार बार कई चीज पे लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है कभी ना हाँ मतलब यहाँ पर धूम्रपान यानी कि सिगरेट पीना और धुआं छोड़ना मना निषेध हाँ बस यही समझ गया। तो उसी तरह इसमें लिखल है मैं आज नहीं में नहीं शब्द लिखल रहेगा। आज्ञावाचक भी वाक्य आज्ञावाचक देखो आज्ञा मतलब में कोई आज्ञा देगा कि तुम करो तुम पढ़ो तुम लिखे यानी कि ओकरा में ना कोई आज्ञा के बोध होगा। जैसे है तुम जाओ तुम पढ़ो इस तरह से। आप विधायक एकदम सीधा सीधा रहेगा मैं खा चुका ठीक। चौथा में आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य जेकरा में कोई ना कोई प्रश्न रहेगा। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो तो है ना प्रश्न पूछ रहा है प्रश्न क्या है तो प्रश्नवाचक समझ गया। विस्मयादि वाक्य विस्मय वाचक वाक्य लिख दिया है जेकरा में बार बार हमसे 3 बार पढ़ लिया जेकरा में कोई संबोधन रहेगा है ना विस्मयादि वाले जेकरा में है हो या पिट गया चाहे इसी तरह कहेंगे आह मैं गिर गई इस तरह से शब्द होता है मैं गिर गया आ चोट लगे इस तरह से कोई भी भुर्रा हुर्रा इस तरह का शब्द होता है अंग्रेजी के शब्द में। कोई जीत जाता है तो हुर्रे ना बचाता है वही सा शब्द है वो हल्ला दूसरा नहीं हुर्रा इस ठीक। आगे देखो भुर्रा हाँ भुर्रा के समय आ रहा है। आप संदेहवाचक संदेह का मतलब कि उस पर डाउट होगा तो उसी ने कहा होगा डाउट है ना उसने चुराया होगा ठीक। अंगूठा पर लग गया छुपा रहा था डंडा। आगे देखो तो संदेहवाचक हो गया। अब देखो इच्छावाचक जैसे कोई काम उसको इच्छा का मतलब कोई काम करने का मन है मार खाने का मन है तो गलती कर लेना। आगे देखो तुम अपने काम में सफल रहो ठीक ना इच्छावाचक यानी कि जो उसका इच्छा था वो कर लिया तो वो सफल हो गया। वीर का इच्छा था कि खूब पढ़ते हैं और पढ़ाई जीतेंगे उसका इच्छा सफल हो गया ठीक तो इच्छावाचक हो गया। फिर एम की करेंगे। अगला देखो संकेतवाचक वाक्य संकेत में कोई चीज का संकेत है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं ठीक ना संकेत दे रहा है कि तू चलो फिर हम पीछे चलते हैं इशारा करना ठीक ना तो बोल करके देना तो ये सब संकेतवाचक हो गया खत्म। अब एक स्पीड में खत्म करना है ज्यादा नहीं है ये बहुत तुरंत खत्म करेंगे हम समझाते देखो ना। वाक्य रचना के कुछ नियम है मतलब कि वाक्य को कैसे बनाना है हिंदी में कोई वाक्य कब लिखना है सब देखो। वाक्य रचना के कुछ नियम है हिंदी वाक्य में पहले उद्देश्य कर्ता रहता है फिर अंत में विधेय क्रिया आता है। जैसे चांद चमक रहा है जब भी कोई हिंदी शब्द लिखना होगा तब पहले क्रिया लिखना मतलब क्रिया ना पहले कर्ता रहता है कि पहले जो कोई काम जो व्यक्ति कर रहा है उसका नाम है चांद चमक है तो पहले चांद है करता तो पहले चांद रहेगा और उसके बाद विधेय मतलब जो क्रिया है चमक रहा है तब सही समझ आना। कोई कह देगा चमक रहा है अब चाहे चमक तब बोल देगा चांद तब रहा है तो सही बनेगा चमक चांद रहा है तो सही शब्द नहीं ना बनता है सार्थक नहीं होता तो फारवा में तो गलती हो रहा है। इसी तरह सही करने का नियम। दूसरा नियम देखो यदि वाक्य में कर्ता बहुत इंपॉर्टेंट यही कोई कि अगर सही सही हिंदी लिखे पढ़े बोले आ जाए तो वाक्य इंपॉर्टेंट होता है यही अभी जो नियम बता रहे हैं वही देखो। यदि वाक्य में कर्ता का विभक्ति चिन्ह नहीं है तो क्रिया में लिंग वचन पुरुष लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे मैं रोटी खाता तो मैं रोटी खाता हूँ लड़की भजन गाती है तो देखो यहाँ शुरू में मैं लड़का के लिए होता खाता बोला है और लड़की भजन तो गाता ना बोल करके गाती लिखी है तो ये लिंग बदलेगा ठीक ना गाती गाती लिखी वही बता रहा है कि यहाँ पर कोई कह देगा लड़की भजन गाता है गलती हो ना जाएगा तो यही वाक्य हमको सही करना है। वही बोला है कि पुरुष के यदि भूतकाल क्रिया में कर्ता में ने चिन्ह आए तो कर्म भी कर्म कारक चिन्ह पढ़ते न होकर के लिंग वचन और पुरुष के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे मैंने रोटी खाई मैंने भात खाया तो यहाँ खाई और खाया भी चेंज हुआ ना
तो इस तरह से भूतकाल और भविष्यकाल के अच्छा से लिखे के। यदि भूतकाल क्रिया के वाक्य में कर्ता ने चिन्ह हो और कर्म की विभक्ति को भी प्रकट किया जाए तो लिंग वचन और पुरुष क्रम के अनुसार नहीं होंगे, क्रिया पुल्लिंग और एक वचन होगी, ठीक ना। जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा से एक वचन और बहुवचन के, जैसे मैंने उसकी कन्या को देखा, मैंने उनके पुत्र को देखा, ठीक। तो इसमें पता चल रहा है एक अनेक से जैसी बोध होगा तो वहाँ पर चेंज होते जाएंगे। यदि एक ही लिंग के अनेक कर्म वचन आए तो क्रिया एक वचन होगी, जैसे हरि ने एक पुस्तक, एक कॉपी और एक पेंसिल खरीदी है, ठीक। एक ही व्यक्ति है, ठीक ना। तो एगो लिंग कह रहा है कि एक ही लिंग कर्म और एक ही स्टेशनरी सामान होता है, कॉपी किताब कलम, तो एक ही कर्म के फल है, तो ये सब एक के वचन में कहलाया। जैसे हरि ने एक पुस्तक, एक कॉपी और एक पेंसिल खरीदी है। किस चीज़ का? अच्छा, अब शुरू इधरों खत्म होने। यदि वाक्य में भिन्न भिन्न लिंगों के धर्म कर्म आए तो अंतिम कर्म के लिंग के वाक्य अनुसार हो, जैसे उसने दही चीनी और पापड़ खाए, तो यहाँ पापड़ के अनुसार से। तुमने पराठा साग और मिठाई खाई, तो यहाँ जो खाई लिखाया है से मिठाई के अनुसार से। यदि वाक्य में कर्ता दो भिन्न भिन्न लोग, ये बहुत इससे एग्जाम्पल दे दिया है, ये ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद इसे